कई लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। हमारी आंगनबाड़ी सहायिकाएं हो, कार्यकर्ताएं हो, सुपरवाइजर्स हो, सीडीपीओ हो, हमारे सहायक परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी हों, जिला कार्यक्रम अधिकारी हों, और चाहे सहायक संचालक, उप संचालक, संयुक्त संचालक, अपर संचालक, उनसे लगा के विभाग के लिपिक हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, सहायक उनके हो, भृत्य हो, सब लोग अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। एक तो मुझे आपसे मिलना था, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और दूसरे इतनी मेहनत करके अच्छा काम करें और कोई प्रशंसा के दो बोल भी ना बोले, ये तो ठीक नहीं है। और इसलिए हमने तय किया कि जिनने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे अपने साथी ही, हमारी अपनी बहनें ही, उनको पुरस्कृत करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। ये केवल एक प्रमाण पत्र मैंने आपके हाथों नहीं दिया है, मैंने मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका सम्मान किया है, आपका मान किया है, आप आदर किया है। और यह साधारण नहीं है। आखिर कोई क्यों काम करता है? एक इसलिए कि नौकरी है, करना है, आजीविका चलाना है, काम मिल गया काम करना है। लेकिन एक तड़प होती है कि ठीक है, आजीविका मेरी इससे चलती है, लेकिन जिसके लिए मैं रखी गई हूं, जिस काम के लिए, या मेरी तरफ जो काम है, उसको मैं बेहतर से बेहतर करके ऐसे परिणाम दूंगा या दूंगी कि जिससे विभाग का उद्देश्य सफल हो जाए, और उसी में हमारी जिंदगी की सार्थकता है। देखो, हम काम करते हैं तो काम करने के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। एक बहुत सटीक उदाहरण एक कथा के रूप में मैं कई बार देता हूं, और आपके सामने आपको भी वो सुनाना चाहता हूं। एक मंदिर बन रहा था। मंदिर के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। गर्मी के दिन थे, सूरज अपनी किरणों से आग उगल रहे थे। पत्थर तोड़ने के काम में मजदूर लगे हुए थे। एक साधु वहां से गुजरे तो उनके मन में एक विचार आया कि इनसे पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं। पहले मजदूर के पास वो गए, क्या कर रहे हो भाई? तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। मई का महीना, गर्मी, पसीना पसीना। पूछने आ गए क्या कर रहे हो? किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बाबा आगे बढ़े, दूसरे मजदूर के पास पहुंच गए। भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वो अपेक्षाकृत शांत था कि बाबा दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इसलिए पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। फिर वो तीसरे के पास पहुंचे, उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? तो तीसरे का चेहरा गर्मी के बावजूद भी आनंद से दमक रहा था। उसने कहा बाबा देख नहीं रहे, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, और भगवान के मंदिर के निर्माण में जो पत्थर लगना है, उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मैं मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। काम एक, पत्थर तोड़ना, उसे मजदूरी भी मिलती है, लेकिन दृष्टिकोण 3, किस्मत फूटी है, पेट भरने के लिए कर रहा हूं, और एक मेरा सौभाग्य है। मेरी प्रिय बहनों भाइयों, अगर तीसरा दृष्टिकोण काम करने का हो जाए तो सचमुच में काम आनंद बन जाता है। काम ही आनंद बन जाता है। अब मैं हूं, आप हो, हम लोग मेहनत करते हैं। अब मुझे आपके सामने कहने में संकोच नहीं, मैं 18 घंटे काम करता हूं पूरे।
अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है। सवेरे से लेके देर रात तक एक तड़फ रहती कि यार 8.5 करोड़ लोगों के लिए काम करना, पगला तो चुप बैठेगा क्या आराम से? क्या तुझे विश्राम करने का हक है? एक क्षण भी तू कैसे व्यर्थ गवा सकता है? और कर और कर और कर। मैं दौड़ता रहता हूं दिन और रात। हमारी जिन बहनों को हमने सम्मानित किया है उनमें से कई ऐसे ही है जिनको लगता मेरी आंगनबाड़ी का कोई बच्चा कुपोषित कैसे रहेगा, उसको सुपोषित करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगी। और वो दिल से, अंतरात्मा से, मन से मेहनत करती है, और मेहनत करती है तो वैसे परिणाम आते हैं। अब सोच के देखिए, सचमुच में एक बात सही है कि आजीविका तो चलती है इससे, लेकिन हम प्रदेश में सबसे बड़ा दायित्व हमारा कुपोषण दूर करना। वैसे अलग अलग काम है अपने विभाग के, और अगर कोई अंडरवेट बच्चा, उसका वजन पूरा हो जाए आपके प्रयासों से, तो आपको आनंद आता कि नहीं आता मन में? मेरी आंगनवाड़ी में अब कोई कुपोषित नहीं है। कितनी बड़ी सेवा है ये। तो अपना काम लोगों की जिंदगी बचाने का, बच्चों की जिंदगी बचाने का और बनाने का काम है। अब महिला बाल विकास मतलब 75% आबादी की सेवा का विभाग है ये। आधी तो बहनें ही है मेरी, 50%, और उनमें बच्चे और मिला दो तो 25% वो हो जाते हैं। 75% की जिम्मेदारी अपने पास है, और उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम है अपने पास। कई एक एक कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब सबसे प्रमुख काम यह है कि हमारे बच्चे कुपोषित ना रहे। अब मध्य प्रदेश के माथे पर मुझे एक कलंक लगता है कि कुपोषण के मामले में हमने प्रगति की है, इसमें कोई दो मत नहीं। कुपोषण कम किया है, आंकड़े इसके गवाह हैं, लेकिन हम बाकी राज्यों से पीछे हैं। देखो, आज के जमाने में इतनी योजना अपने पास है कि कोई बच्चा कुपोषित रह ही नहीं सकता। अगर हम ढंग से काम करें तो कोई बच्चा कुपोषित नहीं रह सकता। सरकार भी कर रही है और समाज भी बिल्कुल बाहें फैलाए बैठा है। अभी आप उदाहरण दे रहे थे आंगनबाड़ी में, एक दिन निकल गया मैं भोपाल में, भोपाल की बहनें यहां पे बैठी होंगी, निकले थे हाथ ठेला लेके बच्चों को खिलौने के लिए। लोगों ने कई ट्रक भर दिए, ले जाओ, और जिनके पास सामान नहीं था वो चेक ले लेके पीछे दौड़ रहे थे, ले जाओ मामा, ले जाओ मामा, ले जाओ मामा, खरीद। तो महिला बाल विकास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और अपना उद्बोधन दे रहे थे। चलिए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर 68 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग सुबह से चल रही है, और इस बार चुनाव में लोग कुल 412 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, शाम 5 बजे तक चलेगी। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती के साथ ये तय हो जाएगा कि हिमाचल की बागडोर किसके हाथ में होगी। इस बार बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी रेस में है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मतदान करने से पहले मंडी के सराज में एक मंदिर में दर्शन किए। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं ने मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आप सब अपने और अपने प्रदेश के हालातों को भली भांति समझते हैं। अपनी परिस्थितियों को देखते हुए पूरी सूझबूझ से मतदान का कर्तव्य निभाएं और हालातों को बदलने, हिमाचल के भविष्य को बुनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो मंदिर में दर्शन करने पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपने परिवार के सहित उन्होंने भी वोट डाला है। 68 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग चल रही है। तो तस्वीरें सामने आई जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सबसे पहले सराज मंदिर वो पहुंचे, अपने परिवार सहित उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद वोट भी उन्होंने डाला है।
इधर रायपुर में बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया। प्रत्याशी के नाम पर आज विस्तार से चर्चा होनी है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर विस्तार से बातचीत होगी। प्रत्याशी पर अंतिम मुहर राष्ट्रीय नेतृत्व लगाएगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी, ये कहना है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के चयन में अंतर्कलह को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमेशा यही स्थिति रही है। लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। देश भर में कांग्रेस में यही हाल है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में महिला मोर्चा की अगुवाई में, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में महतारी हुंकार रैली का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ की इस भूपेश सरकार के खिलाफ, इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन करके हुंकार भरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को और इस रैली में शामिल होने आए, सुदूर क्षेत्रों से आए, दूर दूर से आए सभी हमारी माताओं बहनों को मन के हृदय से, मन के अंतःकरण से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चलिए इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जो महापौर पुष्यमित्र भार्गव का शहर हित में नवाचार। कांग्रेस बीजेपी के 85 पार्षदों के साथ शहर भ्रमण पर निकले। महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित शहर के पार्षद सिटी बस कार्यालय पहुंचे। पार्षद समझ रहे हैं शहर में हो रही है विकासशील कार्यप्रणाली को लेकर भ्रमण पर निकले। इंदौर में बड़ी खबर आपको बता दें, पार्षद समझ रहे हैं कि शहर में विकासशील कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं कि नहीं, इसे लेकर भ्रमण पर निकले हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव शहर हित में नवाचार करते हुए नजर आए। तो कांग्रेस बीजेपी के 85 पार्षदों के साथ निकले महापौर पुष्यमित्र भार्गव। शहर के पार्षद सिटी बस कार्यालय भी पहुंचे और वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, महापौर पुष्यमित्र भार्गव का शहर हित में नवाचार जो है वो दिखा है। इंदौर से खबर, कांग्रेस बीजेपी के 85 पार्षदों के साथ निकले शहर भ्रमण पर। तो एक तरह से नवाचार करते हुए नजर आए हैं कि किस तरह से इंदौर में हाल है। और इधर ग्वालियर में MITS कॉलेज में छात्र से रैगिंग का एक मामला सामने आया। क्लासरूम में घुसकर छात्र से मारपीट की गई। कॉलेज में रैगिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सीनियर छात्रों ने छात्र के सीने पर पिस्टल अड़ाकर उसे डराया और धमकाया। कॉलेज प्रबंधन ने 5 छात्रों को निष्कासित किया। प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग महाविद्यालय है MITS। तो सीनियर छात्रों ने छात्र के सीने पर पिस्टल अड़ाकर गुंडागर्दी जो है वो दिखाई। हालांकि सभी कॉलेज में बैंड है रैगिंग, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से यहाँ पर ग्वालियर की तस्वीरें सामने आई। MITS कॉलेज प्रतिष्ठित कॉलेज है ग्वालियर का, और यहाँ पर सीनियर छात्रों ने एक जूनियर छात्र के साथ कॉलेज की कक्षा में घुसकर उसके साथ मारपीट की, बंदूक अड़ाई और उसके बाद उसे डराया और धमकाया। तो ग्वालियर की तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रहा है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने 5 छात्रों को निष्कासित भी कर दिया गया। तो MITS कॉलेज में छात्र से रैगिंग का ये मामला सामने आया। क्लासरूम में घुसकर छात्र के साथ मारपीट की गई। कॉलेज में रैगिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल सीनियर छात्रों ने छात्र के सीने पर पिस्टल अड़ाई और उसे डराया और धमकाया। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3 लाख रुपयों की उठाईगिरी के आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। वारदात का CCTV फुटेज सामने आया। रायपुर के बाद बेमेतरा और बिलासपुर में भी इस वारदात को अंजाम दिया। सिविल लाइन थाना इलाके में उठाईगिरी की FIR दर्ज है। आरोपी बाहर के किसी गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। तो रायपुर के बाद बेमेतरा में भी इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। सिविल लाइन थाना इलाके में उठाईगिरी की FIR जो है वो दर्ज की गई है। रायपुर से बड़ी खबर आई सामने, जहां आरोपी बाहर के किसी गैंग के सदस्य जो है वो बताए जा रहे हैं। CCTV फुटेज भी सामने आया। 3 लाख रुपयों की उठाईगिरी के आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अब तक कोई भी सुराग पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। इस वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है। सिविल लाइन थाना इलाके में उठाईगिरी की FIR जो है वो दर्ज है। और ये कहा जा रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके जो तार है वो कहीं बाहरी गैंग से जुड़े हुए। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से CCTV फुटेज सामने आया, तो उठाईगिरी की वारदात जो है वो कैद हुई कैमरे में, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं।
आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। और देखना होगा कब तक पुलिस इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करती है। और ये भी सूत्र कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके जो तार हैं वो बाहर किसी और गैंग से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई वारदातों को अब तक अंजाम दे चुके हैं। सिविल लाइन थाने इलाके में उठाईगिरी की वारदात कैमरे में कैद हुई। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गया। हसन, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी तक पुलिस के हाथ कुछ लग पाया, कुछ इनपुट मिल पाया जिस आधार पर इनकी गिरफ्तारी हो पाए? देखिए बिल्कुल श्वेता, निश्चित रूप से राजधानी रायपुर में अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो बिगड़ती जा रही है। जिस तरीके से जो 3 दिन पहले उठाईगिरी का मामला सामने आया, इससे जो हालात है वो साफ तौर पर जाहिर है। देर रात वारदात होती है सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मरीन ड्राइव कैनाल रोड पर जो है 3 लाख की उठाईगिरी होती है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटती, सीसीटीवी फुटेज भी पूरे मामले का सामने आया है। लेकिन उठाईगिरी करने के बाद जो दोनों आरोपी है, बताया जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ से वो बिलासपुर के लिए रवाना हुआ और बिलासपुर में भी करीब 5.5 लाख रुपए की उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और वहां से अंजाम देने के बाद अब बेमेतरा से भी खबर निकल करके सामने आई कि वहां पर भी इन्हीं जो 2 आरोपी हैं जिन्होंने रायपुर और बिलासपुर में इस घटना को अंजाम दिया, वहां पर भी इन्होंने अंजाम दिया। पुलिस कुल मिलाकर के इस मामले में यही कह रही है कि जो आरोपी हैं किसी बाहर के संगठन सरगना के जो है वो सदस्य हैं, और ये दोनों जो है छत्तीसगढ़ के बाहर राज्य से जो है आए हुए हैं और जिलों में जो है उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इनपुट की बात करें तो पुलिस के हाथ खाली है, कोई भी इनपुट अब तक 3 दिन से ज्यादा का समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। तो बिल्कुल 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी। और जल्द ही छत्तीसगढ़ में फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। गृह विभाग जल्द ही प्रदेश का पहला फॉरेंसिक साइंस कॉलेज शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और इसका उद्देश्य फॉरेंसिक के क्षेत्र में एक्सपर्ट तैयार करना है, साथ ही रोजगार के अवसर को आगे बढ़ाना है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में जल्द ही फॉरेंसिक स्टडी इंस्टीट्यूट की स्थापना होने जा रही है। फॉरेंसिक स्टडी इंस्टीट्यूट खोलने राज्य के लिए गृह विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है। यह इंस्टीट्यूट गुजरात की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होगा। गृह मंत्री ने कहा कि फॉरेंसिक स्टडी इंस्टीट्यूट प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को कम करने में अहम साबित होगा। होम की अभी हम लोगों ने समीक्षा लिया, तो होम में छोटे छोटे बहुत से डिपार्टमेंट है, जैसे फॉरेंसिक है। तो अभी एक हमारी बात आई है फोरेंसिक डिपार्टमेंट को ज़्यादा सक्रिय करे। कोई घटना होता है तो सबसे पहला काम फोरेंसिक डिपार्टमेंट का होना चाहिए कि वो वहाँ जाके जांच करे। उसके बाद हमारा पुलिस जो थाने वाले हैं वो करते हैं। इसलिए एक प्रस्ताव ऐसा का हम लोग कर रहे हैं कि कॉलेज एक खोला जाए जिसमें फोरेंसिक के लिए बच्चे पढ़ें और निकलें, क्योंकि उसमें स्कोप अभी ज़्यादा है। हमारे पास फोरेंसिक के एक्सपर्ट हमारे पास कोई नहीं है, बहुत कम है, 1-2 रेयर। तो यूनिवर्सिटी इसकी बन चुकी है, उसमें एफिलिएशन करके कॉलेज एक खोल दिया जाए फोरेंसिक के लिए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में ऐसे राज्यों में जहां फॉरेंसिक कॉलेज नहीं है, उन राज्यों को फॉरेंसिक कॉलेज खोलने के निर्देश दिए गए थे। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में साइबर क्राइम, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक ऑडिट आदि की पढ़ाई हो सकेगी। फिलहाल प्रदेश में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला है, जहां अपराधों की वैज्ञानिक जांच हो रही है। वहीं फॉरेंसिक कॉलेज इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ में जिस गति से अपराध बढ़ रहे हैं, फिलहाल उतने फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रदेश में नहीं है। ऐसे में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट से अलग अलग ट्रेडों के फॉरेंसिक एक्सपर्ट तैयार हो सकेंगे, साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कैमरामैन गुपेन के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज़ रायपुर। और चलिए बात करेंगे भोपाल से, जहां 1 करोड़ रुपयों के लिए बैंक कर्मी का अपहरण किया गया। बदमाशों ने बैंक कर्मी की मां को फिरौती के लिए फोन किया। फोन पर 1 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगी गई। बदमाशों ने 2 घंटे का समय भी दिया था। तय समय पर पैसे नहीं पहुंचे तो बैंक कर्मी की हत्या का प्रयास किया गया। बैंक कर्मी को मरा समझकर जंगल में बदमाश फेंक कर फरार हो गए। रातीबड़ थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जब बदमाशों ने 2 घंटे का समय दिया, उनकी माता को फोन किया और ये कहा कि फिरौती चाहिए। मुझे थोड़ा बताओ भाई, कौन था तुम्हें, कौन ले गया था, बताओ ना भाई, कौन कौन ले गया था, क्यों भाई बताओ ना, कौन कौन ले गया था तुम्हें, कौन कौन ले गया था? मेरा पहला था भैया। कौन कौन? हंस और आदित्य। हंस और
हंस और जाति। हंस और पूरा खुला हुआ है सर इसका अलग तरीके से। थोड़ा क्लियर करोगे, हंस और हाँ सुपरफिशियली तो और कौन था? उसमें हमारे वगैरह में क्लियर हुआ हंस और उसके अंदर नाम बता लो भैया थोड़ा सा, कौन? इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगलवार को तिलवारा थाना क्षेत्र में एक रिसोर्ट में युवती की हत्या का मामला सामने आया। युवती की हत्या उसके साथ रिसोर्ट में ठहरे युवक ने ही की। 4 दिन बाद वारदात का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। वीडियो में आरोपी युवक रजाई उठाकर बिस्तर में फैले खून को दिखाता है और इस दौरान युवती गंभीर रूप से घायल अवस्था में नजर आई। वीडियो में युवक कह रहा है कि बेवफाई नहीं करने का अंदाज क्या होगा। इसके बाद युवक गुस्से में अपशब्द कहता है, फिर ये कहता है कि बेवफाई करने वालों का हश्र ऐसा ही होगा। वहीं मामले में पुलिस ने कहा कि जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में मंगलवार को 21 साल की शिल्पा झारिया की लाश मिली। उसकी मौत के बाद उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था। मंगलवार और बुधवार को युवती के इंस्टाग्राम पेज पर कुछ फोटो अपलोड हुए, जिसे गुरुवार को डिलीट किया गया। इसमें कुछ समय बाद 1-2 नए फोटो फिर से अपलोड किए गए। इसमें होटल के कमरे में युवक युवती नजर आए। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई। इधर ट्रेनें रद्द होने के बाद भी यात्रियों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रायपुर रेलवे आरक्षण केंद्र में रिफंड लेने के लिए यात्रियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। रायपुर में ट्रेनें रद्द होने के बाद 18 लाख रुपयों की राशि रिफंड हो चुकी है। आरक्षण केंद्र का जायजा लेकर यात्रियों से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। होने के बाद भी यात्रियों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। कई लोग जो है अब अपनी टिकट का जो रिफंड कराने हैं वो यहाँ पर आरक्षण केंद्र जो है रेलवे के पहुंचे हुए हैं। और जिन लोगों की ट्रेनें रद्द हुई हैं और जिन्हें तत्काल प्रभाव से निकलना था वो लोग भी यहाँ पर अब तत्काल टिकट लेते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रियों से जान लेते हैं आखिर कितनी परेशानी हो रही है। पहले जो टिकट ली गई थी उसके बाद रद्द होने के बाद क्या फिर से टिकट लेने आए? हाँ जी सर, तत्काल लेनी पड़ रही है सर। रात को 2 बजे आए हैं, 2 बजे से लाइन लगानी पड़ रही है और कितनी परेशानी हो रही है। ट्रेनें कैंसिल कर रहे हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सर इतना बड़ा स्टेशन होने के नाते स्पेशल ट्रेनें इनको चलानी चाहिए, दूसरे रूट से चलानी चाहिए। पहले जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उसका रिफंड मिल गया आपको? हाँ, रिफंड तो मिल गया। क्या लग रहा है रद्द होने के बाद अभी फिर अचानक ट्रेन ले रहे टिकट करा रहे हैं तो क्या जगह मिल पाएगी रिजर्वेशन? सर पता नहीं, कह नहीं सकते सर। परेशानी हो रही है रद्द होने की? बहुत विशेष परेशानी सर, फैमिली के साथ जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, प्रॉब्लम है सर। यात्री जो हैं कुल मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि ट्रेनें 44 ट्रेनें रद्द होने के बाद जो है अब यात्री रिफंड ले रहे हैं और कुछ लोग जिन्हें तत्काल प्रभाव से जो निकलना था वो अब तत्काल टिकट जो लेने हैं वो आरक्षण केंद्रों में पहुंचे और लाइन जो है वो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देखना होगा कि ट्रेनें रद्द होने का सिलसिला ये कब खत्म होता है। कैमरामैन गुपेन के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। इधर ग्वालियर जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 55वां प्रांत अधिवेशन है। जिवाजी विश्वविद्यालय में ABVP के झंडों से यूनिवर्सिटी परिसर को सजा दिया गया। अब इस पर सियासत तेज हो गई। NSUI ने विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झंडे लगाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। कुलसचिव के कैबिन में घुसकर कुर्सी और मेज पर ABVP के झंडे लगा दिए गए। कुलसचिव ने समझाने की बहुत कोशिश की। NSUI के नेता नहीं माने। विवाद बढ़ता हुआ देखकर कुलसचिव कैबिन छोड़कर निकल गए। हंगामा देर रात तक जारी रहा। NSUI की मांग है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन तत्काल कैंपस में लगे ABVP के झंडे हटा दे, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हंगामा देर रात तक जारी रहा। भाई साहब आपको पता है आप पे दबाव है। दीवान जी साफ समझिए, आप समझिए। चलो भाई साहब चले, चलो भाई साहब चलेंगे ना, हम काम बढ़वाए। इधर भानु प्रतापपुर उपचुनाव का बिगुल बजने के बाद प्रत्याशी चयन की कवायद जारी है और इसके लिए भाजपा पर्यवेक्षक भानु प्रतापपुर पहुंचे और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से राय शुमारी की गई। भाजपा की तरफ से 16 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है। देखिए एक रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन अब तक दोनों ही मुख्य दल प्रत्याशी फाइनल नहीं कर सके। बीजेपी के पर्यवेक्षकों ने पिछले दिनों भानु प्रतापपुर पहुंचकर 5 मंडल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें प्रत्याशी चयन के लिए लंबी राय शुमारी की गई। कांग्रेस की तरह बीजेपी से भी कई उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में काफी विचार विमर्श करने के बाद पर्यवेक्षकों ने पैनल तैयार किया है, जिसमें 16 लोगों के नाम हैं। सूत्रों के मुताबिक पैनल में ब्रह्मानंद नेताम,
सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले परमानंद नेताम, पूर्व जनपद अध्यक्ष रामबाई गोटा के अलावा जनपद उपाध्यक्ष हेमंत ठाकुर, देवलाल दुग्गा के साथ कई अन्य नेताओं के नाम शामिल है। इस पैनल को भाजपा चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा, जहां चर्चा के बाद समिति की संसदीय बोर्ड को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद आला कमान की ओर से नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। हम अपने कार्यकर्ताओं से आज बातचीत करेंगे और उम्मीदवार तय करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। हम तो यहाँ जो बातचीत होगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे और प्रत्याशी कौन होगा इसका अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है। रायशुमारी में सदा से भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही है, वही अपनाते रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से पूछताछ करना, उनके मन की बातों को जानना और उसके बाद जो कार्यकर्ता और जो जनता चाहती है फिर उसके बाद फिर निर्णय लेने का काम होता है। तो आज रायशुमारी हम सब करेंगे। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भानु प्रतापपुर उपचुनाव है। इसे दोनों ही पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस भानु प्रतापपुर सीट पर दोबारा से जीत दर्ज कर 2023 के लिए ताल ठोकना चाहेगी, तो वही विपक्ष में बैठी बीजेपी हर हाल में उपचुनाव जीतकर अपनी मजबूती का दावा करेगी। बहरहाल भानु प्रतापपुर के सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये 8 दिसंबर को परिणाम सामने आने के बाद साफ हो जाएगा। स्वप्निल गोरखेड़े, INH 24/7, रायपुर। इधर भोपाल के कोलार में एक 5 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ 55 साल के एक शख्स ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। काउंसलिंग में बच्ची ने अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। क्या था पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। भोपाल एक बार फिर शर्मसार हुआ है। 5 साल की मूक बधिर बच्ची हैवानियत का शिकार हुई है। मामला भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित मूक बधिर बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला आरोपी उसे अपने साथ घर में ले गया, जहां उसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। थाने पर सूचना दी गई थी कि उसकी 5 साल की बालिका के साथ एक अधेड़ उम्र 50 से 55 साल के आदमी ने दुष्कर्म किया है, जिसकी तस्दीक की गई। मामला सही पाया गया, FIR की गई, आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और उसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया। बच्ची मूक बधिर थी, जिसका फायदा आरोपी ने उठाया, लेकिन दुष्कर्म के दौरान बच्ची चीख पड़ी। फिर पड़ोस में रहने वाली महिला की जानकारी पर बच्ची की मां आरोपी के घर पहुंची। बच्ची बदहवास पड़ी थी। आरोपी मौके से फरार हुआ, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। शासन द्वारा वहां अवैध निर्माण और इसकी वहां कार्रवाई हुई है। वारदात की शुरुआत में मामले को छिपाने का काम भी पुलिस ने बखूबी किया। मामला संवेदनशील था, उस वक्त आरोपी फरार था, तो पुलिस ने भी वारदात को दबाए रखा और जब आरोपी गिरफ्तार हुआ तो डैमेज कंट्रोल करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन गणेश पारस के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट।